सभी साथियों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने संधि का अध्ययन आरंभ किया था, जो कि पूरा नहीं हुआ था। आज उसी संधि को लेकर के हम आगे बढ़ते हुए आज की कक्षा में हम लोग विकार से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो आइए तत्काल हम अपनी कक्षा आरंभ करते हैं और देखते हैं कि विकार क्या है, उसके अर्थ क्या है, वह कितने प्रकार का होता है। ठीक, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं एक बार पुनः दोहरा देना चाहता हूँ संधि को, क्योंकि हम लोग संधि का ही अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है, मेल या जोड़ होता है। हमने यह चीज बताया था। यानी जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, दो निर्दिष्ट वर्ण आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि के नाम से जानते हैं। यानी संधि का एक और अर्थ है विकार। बात समझ में आ गई? ठीक ना। संधि में होता क्या है? संधि में होता क्या है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद का आदि वर्ण, आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ। आदि वर्ण जब आपस में मिलते हैं, क्या मिलते हैं? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का आदि वर्ण। आदि वर्ण का मतलब प्रारंभिक वर्ण, जो सबसे शुरुआत का होता है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। उसी विकार को हम संधि के नाम से जानते हैं। ठीक, जो विकार होता है दो वर्णों के आपस में मेल से, उनके योग से जब विकार उत्पन्न होता है तब उसे हम संधि कहते हैं। एक बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि इसके योग से, इन दोनों के योग से यदि विकार उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? विकार, तब तो उसे हम संधि कहेंगे। यदि विकार उत्पन्न नहीं होता है, नहीं की स्थिति में, जब विकार उत्पन्न नहीं होता है तब इसको हम क्या कहेंगे? संधि नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। ठीक, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण द्वितीय पद के आदि वर्ण से मिले, उसके मिलने के बावजूद भी उन दोनों में विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोग कहेंगे। यदि परिवर्तन होता है, विकार होता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे एक शब्द है परम धन ईश्वर। ठीक, यह पहला पद, यह दूसरा पद है। पहले पद के अंत में यही ना है लिखा हुआ, पहले पद का अंतिम वर्ण। तो यहां पर देखिए अंतिम वर्ण क्या है? म है, म में अ सम्मिलित है। ठीक है ना, अ है। इसके बाद द्वितीय पद का शुरुआत आदि वर्ण क्या है? ई है। जब दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, जब दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे, गुण संधि ए बनाएंगे। तब इसको जोड़िए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर, ये होगा। ठीक ना। इसी प्रकार से एक शब्द है स्वधन अधीन। स्वधन अधीन, यह पहला पद, यह दूसरा पद। पहला पद या पहला शब्द हम कह सकते हैं, द्वितीय पद या दूसरा शब्द कह सकते हैं। यहां पर देखिए अंतिम में क्या है? अ है, और यहां पर द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है? अ है। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे। तब इस स्थिति में जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? स्वाधीन बनेगा। क्या बनेगा? स्वाधीन। बात समझ में आई? अब देखिए यहां पर जब इसको और इसको जोड़ा गया तो क्या बना? ये, इन दोनों में परिवर्तन आया कि नहीं? परिवर्तन आया है। जब इन दोनों को आपस में जोड़ा गया तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाए? आ बनाए। यहां परिवर्तन आया कि नहीं? आया है परिवर्तन। ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हम कहें महाधन ओज, महाधन ओज, यह प्रथम पद है, यह द्वितीय पद है। प्रथम पद के अंत में क्या है? आ है। धन, द्वितीय पद के शुरुआत में क्या है?
ओ है, ठीक ना। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आओ बनेगा, ठीक ना, वृद्धि। तब इस प्रकार से यदि इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा प्रथम पद और द्वितीय पद को, तो क्या होगा, महा महौज, ये होगा। यहां पर भी देख लीजिए इन दोनों के योग से यहां परिवर्तन उत्पन्न हुआ है या नहीं हुआ है, ये इन दोनों में, ठीक है ना। तो ये जो भी उदाहरण आपके सम्मुख रखे गए हैं सब में परिवर्तन हुआ है, ये सब में परिवर्तन उत्पन्न हुआ है, अर्थात ये सब किसके उदाहरण हैं, संधि के उदाहरण हैं, इनमें सब संधि हुई है, ठीक है ना। लेकिन यदि यह शब्द ले लिया जाए हस्त और लिखित, हस्त और लिखित, जब इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा, हस्त लिखित। अब देखिए यहां पर ये पहला पद, ये दूसरा पद जैसे के तैसे हैं, केवल एक दूसरे के करीब आ गए हैं। तो यह जो है यहां पर यह उदाहरण, यह संधि नहीं है बल्कि क्या है, यह संयोग है, क्या है, संयोग है, ठीक है ना। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसमें संधि या संधि है या संयोग है, तो इसका उत्तर हमेशा क्या होगा, संयोग होगा, संधि नहीं होगा। बात समझ में आ गई। उसी प्रकार से यदि हम लिखें सूर और कृत, ये पहला पद ये दूसरा पद जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सूर कृत, दोनों पद जैसे के तैसे, तो यह भी क्या है, संयोग है, संधि नहीं है बल्कि क्या है, संयोग है, ठीक ना। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, इसके विषय पर ध्यान आपका जाना चाहिए, इसको लेकर के हम प्रश्न करें या परीक्षा में पूछ दें, विकार के विषय में कि विकार क्या है या विकार कितने प्रकार के हैं, तो इसको भी जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। हमने क्या बताया, विकार, विकार का मतलब हमने क्या कहा, परिवर्तन, विकार का मतलब परिवर्तन, ठीक ना, परिवर्तन या बदलाव ही हम कह सकते हैं। इसके लिए हमने पहले ही बता दिया है कि जब दो वर्ण, निर्दिष्ट दो वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं, उनके जुड़ने से जब उनमें एक विकार पैदा होता है, एक परिवर्तन उत्पन्न होता है या एक बदलाव उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकार कहते हैं। इसी विकार को हम संधि के नाम से जानते हैं। यानी जो संधि है, संधि, संधि का ही एक अर्थ विकार है, हम कह सकते हैं कि संधि का ही अर्थ विकार या परिवर्तन है। अब यह संधि कितने प्रकार का होता है, तो यह जान लीजिए कि जो विकार होता है वह तीन प्रकार का होता है, विकार तीन प्रकार का होता है। पहला है आदेश, दूसरा है आगम और तीसरा है लोप। तीसरा क्या है, लोप, ठीक ना। आदेश, आगम और लोप। आदेश क्या है, जब दो निर्दिष्ट वर्ण आपस में मिलते हैं तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, वह पूर्णतः पूर्ण रूप से बदल जाता है, यही आदेश है। आगम क्या है, जब दो निर्दिष्ट वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में, यानी प्रथम पद और उत्तर द्वितीय पद, दोनों के बीच में एक नए वर्ण का आगमन हो जाता है। लोप क्या है, लोप का मतलब होता है लुप्त हो जाना, हट जाना, छिप जाना, गायब हो जाना। यानी जब दो पद आपस में जुड़ते हैं या दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनमें से जो प्रथम पद होता है उसका जो अंतिम वर्ण होता है उसका लोप हो जाया करता है, यही है लोप। आगम जो होता है वह आगम तीन प्रकार का होता है। आगम कितने प्रकार का होता है, अभी इसको विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। आगम तीन प्रकार का होता है, कौन कौन होता है, एक होता है चागम, दूसरा होता है शागम और तीसरा होता है सागम। ये
तीन प्रकार के होते हैं। आगम तीन प्रकार के होते हैं। पहला है चागम, दूसरा है शागम और तीसरा है सागम। ठीक ना। अब इस पर हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक ना। पहले हमको देखना है क्या, आदेश के विषय में। किसके विषय में? आदेश। आदेश के विषय में हमने बताया कि जब दो निर्दिष्ट वर्ण ये निर्दिष्ट वर्ण का मतलब क्या है भाई? निर्दिष्ट, जब हम दो शब्दों का योग करते हैं, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह, और द्वितीय पद जो है उसके शुरुआत का वर्ण, यही दो निर्दिष्ट वर्ण है। आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण पूर्णतः बदल जाता है। पूर्णतः बदल जाता है, यही है आदेश। बात समझ में आ गई? जब दो निर्दिष्ट वर्ण आपस में मिलते हैं तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होता है वह पूर्ण रूप से बदल जाया करता है, यही है आदेश। जैसे परिधन अटक, परिधन अटक। यहां पर देखिए जो परिभाषा यहां पर लिखा गया है इसके अनुसार देख लीजिए, जब दो निर्दिष्ट वर्ण कौन कौन है? पहले पद का अंतिम, यहां पर क्या है? छोटी ही है, और दूसरे पद का जो शुरुआत का वर्ण है क्या है? अ है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण अर्थात यह पूर्णतः बदल जाता है। ठीक है ना। तो यह किस में बदलता है? आप हम जानते हैं कि जब ई का योग अ से होता है तो दोनों के योग से य बनता है, य की रचना होती है। इस आधार पर यदि इसको जोड़ा जाए आपस में तो क्या होगा? पर्यटक, ये पर्यटक होगा। यहां पर देख लीजिए जो यहां पर लिखा गया है पूर्णतः बदल जाता है, तो यहां पर ये बदला कि नहीं बदला है? बदला हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। इसके बाद हम ये लिखें सत धन शास्त्र, ठीक है ना। यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या है? त है, व्यंजन हलंत युक्त है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये हलंत युक्त है। और यहां पर क्या है? स है, स दिखाई दे रहा है ना। अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो प्रथम पद का अंतिम वाला वर्ण अर्थात त बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। जब बिल्कुल बदल जाएगा तो क्या होगा? ये होगा सच्छास्त्र। ठीक, सच्छास्त्र होगा। देखिए यहां प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है ए त व्यंजन, यह बदल जाएगा किसमें? च में बदल जाएगा, और यह जो स है यह बदल जाएगा छ में, इसमें बदल जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? सच्छास्त्र। क्या होगा? सच्छास्त्र। उसी प्रकार से यदि हम उत और श्वास इन दोनों को आपस में जोड़ें तो यहां पर क्या है? क है ना, और यहां पर क्या है? स है। ठीक ना, ये है। तो अब देखिए
व्यंजन संधि के नियम के अनुसार, व्यंजन संधि के नियम के अनुसार, व्यंजन संधि को अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, उसका अध्ययन अभी करेंगे, तो उसमें आपको इसका नियम पूरा पता होगा। लेकिन इतना जान लीजिए कि यह जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण त है, यह किस में बदल जाएगा? च में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। और जो स है वह किस में बदल जाएगा? छ में बदल जाएगा। तब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? उच्छ्वास, ये होगा। यही है आदेश। आदेश का मतलब दो निर्दिष्ट वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है वह पूर्ण रूप से बदल जाता है, यही है आदेश। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद नंबर आता है, आदेश हो गया, इसके बाद नंबर आता है आगम का। ठीक है ना? आगम, चलिए आगम को देखते हैं। आगम, आगम का मतलब होता है आ जाना। आगम का मतलब क्या होता है? आ जाना। ठीक है? किसका आ जाना? नए वर्ण का आ जाना, नए वर्ण का। ठीक है ना? आगम का मतलब है आ जाना। किसका आ जाना? नए वर्ण का आ जाना। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब कि व्यंजन संधि में जब दो पद आपस में मिलते हैं, व्यंजन संधि में जब दो पद आपस में मिलते हैं तो दोनों पदों के यथावत रहते हुए भी उन दोनों के बीच में एक नया वर्ण आ जाता है, इसी को हम कहते हैं आगम। क्या कहते हैं? आगम। ठीक है? और यह जो आगम होता है हमने पहले ही बताया है कि यह तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है, जिसमें है क चागम। ठीक है ना? चागम का मतलब इसको अलग अलग कीजिए तो चौधन आगम होगा, चौधन आगम। ठीक, यानी च का आगमन, यानी च का आ जाना। कब? जब दो पद आपस में, दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो दोनों पदों के या दोनों शब्दों के यथावत रहते हुए दोनों के बीच में च का आगमन हो जाता है। किसका आगमन? च का आगमन हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चागम कहते हैं। ठीक, जैसे स्व, अनु, स्व, अनु, प्रति, आ, मातृ, वृक्ष इत्यादि शब्दों को हमने लिया है। ठीक है ना? अब इनके साथ हमको क्या जोड़ना है, इसका नियम आप लोग लिख लीजिए। इसका नियम है, जब पूर्व पद, आगम नहीं, इसका नहीं, इसका, जब पूर्व पद, जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, क्या हो? कोई स्वर हो, और उसका मेल, उसका मेल छ से हो, छ से हो। ठीक ना? जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, यह जरूरी नहीं है कि अ है कि आ है, छोटी है बड़ी है, ऐसा आवश्यक नहीं है, कोई भी स्वर हो और दूसरे पद के शुरुआत में क्या हो? छ हो, तो दोनों पदों के बीच में क्या आ जाता है? च आ जाता है। इसी को हम कहते हैं चागम व्यंजन संधि। बात समझ में आ गई? जैसे यहां पर स्व है, इसमें हमने जोड़ दिया छंद। क्या जोड़ दिया? छंद। ठीक है ना? परिभाषा को पढ़िए, जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, यह पूर्व पद है, यहां ये पूर्व पद है, यहां पर अंतिम में कोई स्वर हो
यानी स्वर है, कौन सा है, अ है ना। और इसका योग किससे हो, छ से हो। तो यहाँ पर द्वितीय पद के शुरुआत में देख लीजिए छ है कि नहीं है ना। तो जब इसका योग छ से होगा तो दोनों पदों के बीच में यानी स्व के और छंद के बीच में च का आगमन हो जाएगा, तब क्या होगा, स्व स्वच्छंद, ये होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। स्व में छंद को जोड़ दिए, क्या बना, स्वच्छंद, ठीक है ना। यदि इसमें हम जोड़ दें छेद, क्या जोड़ दें, छेद, तब यहां पर क्या होगा, बात वही है, यहां पर अ स्वर था, यहां पर छोटा उ है। जब इसका इस स्वर का मेल छ से होगा तो बीच में क्या आएगा, च आएगा, क्या आएगा, च आएगा, तब क्या होगा, अनु अनुच्छेद। एक बात हमने और भी बताया है कि जब ऐसा होता है तो जो दोनों पद होते हैं वे यथावत रहते हैं, यथास्थित रहते हैं। यहां पर देख लीजिए, स्व जैसे तैसे है, छंद जैसे तैसे है, अनु जैसे तैसे है, ठीक है ना, छेद भी जैसे तैसे है, केवल इसमें दोनों पदों के बीच में यह च आ गया है, यही है चागम, ठीक है ना। इसके साथ यदि हम छ भी जोड़ दें, छ भी जोड़ दें, ठीक है ना, इसके साथ छ भी जोड़ दें तो क्या होगा, प्रतिच्छवि, प्रतिच्छवि, ये होगा। दोनों पदों के बीच में क्या आ गया, च आ गया। और इसमें हम जोड़ दे छन्न, छन्न जोड़ दे, क्या जोड़ दे, आ में क्या जोड़ दे, छन्न जोड़ दे, है ना। और इसमें जोड़ दे छाया, और इसमें भी जोड़ दे छाया, ठीक ना। यहां पर देखिए धन का निशान हमने नहीं लगाया है, आप लोग लगा लेंगे। आ में जब छन्न जोड़ेंगे तो हमको केवल बीच में क्या करना होगा, च आधा लिखना होगा, आज छन्न हो गया। मात्र के साथ यहाँ री का मात्रा है और यहाँ पर छ है, तो यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, च, यानी क्या होगा, मातृछाया, क्या हो जाएगा, मातृछाया। और यहाँ पर वृक्ष है, यहाँ अंत में अ है, यहाँ पर छ है, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, च, यानी क्या हो जाएगा, वृक्षच्छाया। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से ये भी हो सकता है पितृ धन छाया, ठीक। यहां पर री का मात्रा, यहां पर छ है, जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, पितृछाया, पितृ पितृछाया, ये होगा। तो यह है चागम व्यंजन संधि। चागम व्यंजन संधि में क्या होता है, जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और उसका मेल किससे हो, छ से हो, तब क्या होता है, दोनों पदों के यथावत रहते हुए दोनों पदों के बीच में च वर्ण का आगमन हो जाता है, यानी च वर्ण आ जाता है, यही है चागम। बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। इसके बाद जो ख नंबर है वह है शागम, ये यानी श का आगमन, ठीक ना, ये ख है, यानी नियम वही है, जब दोनों पदों के बीच में श आ जाता है तब वहां पर शागम व्यंजन संधि होता है, ठीक ना। और एक चीज और, इसका जो नियम है लिख लीजिए, परि उपसर्ग, परि उपसर्ग, प्रथम पद में परि उपसर्ग हो और द्वितीय पद जो होता है वह कृदंत हो, कृदंत शब्द हो, क्या हो, कृदंत। और कृदंत में कौन कौन हो, कार, कारक, कृत, कृति, करण इत्यादि हो। यदि ये हो, कहाँ हो, पहले पद में, आप तो ये तो सबको पता ही है, इस संधि में दो पद होते हैं या दो शब्द होते हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं। तो परि उपसर्ग कहाँ हो, प्रथम पद में,
और द्वितीय पद में क्या हो, इनमें से कोई एक हो ना, इनमें से कोई एक हो तो दोनों पदों के बीच में इसका आगमन हो जाता है, इसका। बात समझ में आ गई? जैसे परि और कार, परि और कारक, परि धनकृत, परि और करण, ठीक है ना, परि और कृति, यही इन्हीं को देखना है, यही मूल है, ठीक है ना। इनका योग किससे होगा? परि उपसर्ग से होगा। और आप जानते हैं कि परि उपसर्ग कहाँ होता है? परि उपसर्ग जो भी होता है मूल शब्द के पहले होता है, यानी बाएं होता है। इसका विलोम जो होता है प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ होता है? वह दाहिने होता है, यानी बाद में होता है, मूल शब्द के बाद में होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, यह लिखा हुआ है कृदंत, कृदंत, कृत धन अंत, कृदंत किसको कहते हैं? वह शब्द जो कृत प्रत्यय से बनता है उसको हम कृदंत कहते हैं। कृत का संबंध किससे होता है? कृत का संबंध किससे होता है? धातु से होता है ना। धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप, ठीक है ना। कृदंत क्या है? वह शब्द जो कृत प्रत्यय के योग से बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय जो होता है धातु से जुड़ता है, और धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप, ठीक है ना। तो कार माने करना होता है, कारक माने करना वाला, करने वाला, और कृत माने किया गया, कृत माने रचना होता है, कर्ण, ये सब क्या है? धातु से ही इन शब्दों की रचना हुई है, इसलिए इसको हम कृदंत के नाम से जानते हैं। तो पर उपसर्ग को जब कार्य से जोड़ेंगे तो हम जानते हैं कि बीच में क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा, है ना। दोनों पद यथावत रहेंगे, मतलब कि यह भी जैसे तैसा रहेगा, यह भी जैसे तैसा रहेगा, और बीच में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो जब बीच में आ जाएगा तो क्या होगा? परिष्कार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परिष्कार, ठीक ना। उसी प्रकार से पर उपसर्ग में जब कारक को जोड़ेंगे तो यहां भी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, है ना, परिष्कारक, परिष्कारक, ठीक। पर के साथ कृत को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? बीच में वही नियम वही है, क्या बनेगा? परिष्कृत, क्या बनेगा? परिष्कृत, ठीक। पर में करण को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वही होगा, परिष्करण, परिष्करण। पर में कृति जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? परिष्कृति, परिष्कृति, ये इस प्रकार से। बात समझ में आ गई? पर उपसर्ग का कृदंत, कृदंत कौन कौन? कार, कारक, कृत, कृति, करण इत्यादि के साथ जब योग होगा, ठीक है ना, इत्यादि के साथ जब योग होगा तो दोनों पदों के यथावत रहते हुए बीच में, यानी दोनों पदों के बीच में क्या आ जाएगा? यह श, ठीक ना। इसे ही कहते हैं सागम संधि, सागम व्यंजन संधि। बात समझ में आ गई? इसके बाद नंबर आता है सागम का। सागम, यह ग है, ठीक ना, सागम व्यंजन संधि, इसको सागम व्यंजन संधि बोलते हैं, ठीक है ना। सागम का मतलब क्या होता है? स धन आगम, स धन आगम, यानी स का आगमन। इसका नियम थोड़ा वही है जिस जो इसके ऊपर पढ़ा है, उसमें क्या था? परि उपसर्ग था, लेकिन यहां पर क्या है? सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग, सम उपसर्ग पहले पद में होगा और दूसरे पद में क्या होगा? ये पहला पद हो गया सम उपसर्ग, और जो दूसरा पद होगा वह क्या होगा? कृदंत, कृदंत,
कौन कौन? कार, कारक, करण, कृत, कृति, ये सब। ठीक ना। पहले पद में क्या रहेगा? सम उपसर्ग रहेगा। दूसरे वाले पद में क्या रहेगा? ये सब कृदंत रहेंगे। और इन दोनों का जब योग होगा तो बीच में क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। ये आ जाएगा बीच में। ठीक है ना। इसी को कहते हैं सागम व्यंजन संधि। ठीक ना। जो कि आगम का तीसरा प्रकार है। जैसे हमने लिखा सम और कार, सम कारक, सम करण, सम कृत, सम कृति। अब दोनों को जोड़ना है। ये पहला पद हो गया, ये पहला पद हो गया, और यह क्या हो गया? दूसरा पद हो गया। जब दोनों पदों को आपस में जोड़ेंगे तो इस नियम के अनुसार, ये जो सागम व्यंजन संधि का जो नियम है कि सम उपसर्ग, पहले पद में सम उपसर्ग हो और द्वितीय पद में कृदंत हो, कार, कारक, करण, कृति इत्यादि हो, तो दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों की यथावत रहते हुए दोनों पदों के बीच में क्या आ जाता है? स आ जाता है। तो जोड़िए सम धन कार, सम धन कार को जोड़ेंगे तो क्या होगा? संस्कार। ये संस्कार, देखिए बीच में स आया है कि नहीं आया है? आ गया ना। तो इस प्रकार से सम और कार को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? संस्कार बनेगा। एक चीज और, अब आपको एक नया दिखाई दे रहा होगा, यहां पर स के ऊपर एक बिंदी लग गया, यानी अनुस्वार लग गया। यह अनुस्वार कैसे हो गया जबकि यहां पर दोनों पदों में कहीं भी अनुस्वार नहीं है? तो इसका एक नियम होता है कि जब ये दोनों पद आपस में जुड़ते हैं, ठीक है ना, तो ये जो म है, सम का म, ये म व्यंजन, यह म व्यंजन बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? अनुस्वार में। किसमें बदल जाता है? अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब ये, यही यहां पर हुआ है। इस बात को आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। इसी प्रकार से सम धन कारक को जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? यहां पर धन को करेंगे तो क्या होगा? संस्कारक, संस्कारक। ठीक है ना। सम को करण से जोड़ेंगे तो क्या होगा? संस्करण, संस्करण। जब सम को कृत से जोड़ेंगे तो क्या होगा? संस्कृत। और सम को कृत से जोड़ेंगे क्या होगा? संस्कृति, संस्कृत। बात समझ में आ गई? सम उपसर्ग का योग कृदंत से होगा, कार, कारक, करण, कृत, कृति इत्यादि से। जब इनसे योग होगा तो दोनों पदों के यथावत रहते हुए बीच में आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा, स आ जाएगा। इसी को कहते हैं सागम व्यंजन संधि। जैसे कि इन उदाहरणों में भी आया है। एक बात को जो कि अभी अभी हमने बताया है, म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाना, इस बात को आप लोग नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। जैसा कि यहां पर हर एक उदाहरण में हुआ है। ठीक ना। तो ये रहा आगम के तीन भेद। आगम, आगम के तीन भेद कौन कौन? चागम, शागम और सागम, ये तीन भेद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर एक विद्यार्थी के लिए इसका ज्ञान रखना अति आवश्यक है। इसलिए आप लोग इसका विधिवत तैयारी कर लेंगे। ठीक। तो आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है। अभी शेष बचा हुआ है क्या? लोप। क्या बचा हुआ है? लोप। ये बचा हुआ है, इसका अध्ययन हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।